दुनिया भर के बाजारों से आज है बेहतर संकेत, लेकिन आज पूरी देश और दुनिया की निगाहें हैं अयोध्या पर। जी हाँ, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो आज है वो भूमि पूजन होने वाला है और आज से मंदिर बनने की हो जाएगी शुरुआत। और उसी के साथ करते हैं आज के शो की शुरुआत भी। तो आज एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, जहाँ से आज राम मंदिर जन्मभूमि पर वहाँ पर मंदिर बनने की शुरुआत आपको होती हुई दिखेगी। और आज दिन भर इसी पर खास फोकस भी रहेगा, पूरा कवरेज भी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँचेंगे और वो आज अपने हाथों से भूमि पूजन करेंगे और सबसे पहली शिला वो मंदिर की वहाँ पर रखेंगे। उसका पूरा कवरेज आपको जी बिजनेस के साथ देखना है, क्योंकि बाजार और राम जन्मभूमि के इस मंदिर का दोनों का कवरेज आपके लिए साथ साथ चलता हुआ दिखेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरे देश भर में इस वक्त उत्सव का माहौल है और किस तरह से अयोध्या पूरी तरह से तैयार है और किस तरह से वहाँ पर शानदार सजावट की गई है। और श्री राम मंदिर के आज से भूमि पूजन की जो शुरुआत हो रही है और उसके बाद मंदिर बनने की जो शुरुआत हो रही है, उसके लिए पूरा देश तैयार है। आइए आगे बढ़ते हैं और आज मजबूत संकेतों के बीच में करते हैं शुरुआत। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन पैक्ड डे के लिए तैयार हो जाइए। बाजारों पर भी बड़ा फोकस रहेगा। अनिल जी, मिड वीक ट्रेडिंग सेशन है। कल की तेजी के बाद बाजार में भी थोड़ा एक्साइटमेंट ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस समय। तो बताइए सर, आज के सेशन के लिए बड़े ट्रिगर्स कौन से हैं? देखिए, आज के लिए ट्रिगर्स दीप अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के बाजारों से जो आते हुए दिख रहे हैं वो मजबूती के हैं। 165 अंकों की दमदार तेजी अमेरिकी बाजारों में दिखी है, जो कि उम्मीद से कहीं बेहतर थी, क्योंकि कल जब भारतीय बाजार बंद हुए तो डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट लाल निशान में थे, लेकिन उसके मुकाबले में काफ़ी बेहतर तेजी हुई। न सिर्फ तेजी हुई, लेकिन लगातार दूसरा दिन ऐसा है अमेरिका में जब डाउ फ्यूचर्स दिन के उच्चतम स्तरों पर जाकर बंद हुए और डे हाई पर क्लोज होना आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है, जैसा कि कल हमने भी दिखाया। नैस्डैक एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाता हुआ दिख रहा है, वहां पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। सोना ये भी रिकॉर्ड बनाता हुआ दिख रहा है, 54,560। अब ये है नया लेवल जो इतिहास में दर्ज हो चुका है अब तक के सबसे उच्चतम स्तरों के तौर पर। यहाँ पर बड़ी तेजी होती हुई दिखी है। और वायदा कारोबार की आज 5 बड़ी कंपनियों के नतीजे हैं, इन पर आपको नजर रखनी है। और साथ ही आज राम मंदिर का भूमि पूजन है और जहां पर प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे, ये भी आपके लिए एक बड़े ट्रिगर के तौर पर आपके सामने आएगा। तो ये सारे के सारे ट्रिगर्स हैं, जिनमें 3 बाजार के लिए हैं और एक जो ट्रिगर है चौथा, वो देश दुनिया के लिए। जी दीप जी। बिल्कुल अनिल जी, तो एक्शन पैक डे के लिए तैयारी करते हैं सर। और जो कल का एक्शन है उसके बारे में ही पहले बात करते हैं। दिग्गज स्टॉक्स की तरफ से पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए दिखा और इसमें एचडीएफसी बैंक की बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस आते हुए दिखी। अब वहाँ पर मैनेजमेंट चेंज भी कंफर्म हो गया है। और कुछ दिन पहले जब आदित्य पुरी साहब ने अपने शेयर्स बेचे थे तो थोड़ा डर आया था बाजार में कि ये क्या हो रहा है, पर आपने तब भी कहा था कि ये घबराने वाली बात नहीं है, इसका बैंक की परफॉर्मेंस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। और वही होता हुआ दिखा है सर। इस नई डेवलपमेंट को कैसे देखें, मैनेजमेंट चेंज को कैसे देखें और एचडीएफसी बैंक की आउट परफॉर्मेंस से क्या समझना चाहिए? दीप, देखिए, जो कल जो कुछ भी हुआ कल सिर्फ और सिर्फ एक वजह से हुआ एचडीएफसी बैंक में, वो है मैनेजमेंट का बदलाव और उत्तराधिकारी की घोषणा। क्योंकि ये अंदाजा सबको था, एचडीएफसी बैंक ने ये संकेत पहले से दे दिए थे कि जो कोई भी अब आदित्य पुरी साहब की जगह लेगा वो बैंक के अंदर से ही होगा। तो ये तो अंदाजा था कि बैंक से अंदर ही होना है। तो बैंक के अंदर से आना, इसका मतलब साफ है कि जो व्यक्ति बैंक में कई साल गुजार चुका हो, 25 साल से ज़्यादा काम कर चुका हो, तो जाहिर सी बात है कि एचडीएफसी बैंक की जो अपनी अब तक की परंपराएं हैं, कामकाज करने का तरीका है, जो एटमॉस्फेयर है, जो कल्चर है, उसी को आगे बढ़ाएगा। तो ये कंफर्ट और स्टेबिलिटी देता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि आमतौर पर जब भी अगर कोई बाहर से आप मैनेजमेंट लाएं और वो देखें, तो वो ये कहना चाहता है कि भाई मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ तो मैं पूरी स्लेट क्लीन करके करूँगा। हालांकि एचडीएफसी बैंक में आप कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई छोटी मोटी चीज़ें होती तो उसे क्लीन करने की कोशिश की जाती है। किसी भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में ये होता ही है। कोई नया एमडी या सीईओ आया तो वो पुराने फैसलों को रद्द करने की कोशिश करेगा, या पुराने फैसले कहीं एडजस्टमेंट के हैं तो उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है। तो वो डर भी आपका खत्म हो जाता है। तीसरी बात, जब आरबीआई ने मुहर लगा दी तो एचडीएफसी बैंक को लेकर जो थोड़ी बहुत अनिश्चितता रही होगी कि अब कौन कमान संभालेगा, वो भी खत्म होगी और उसके बाद बाजार खरीदारी की तरफ बढ़ चला। अब जो लोग या तो
आदित्यपुरी साहब के जिस दिन उन्होंने 800 करोड़ रुपए के आसपास के शेयर बेचे, उसकी वजह से लोग थोड़े से मायूस होकर बैठे थे, या फिर जो लोग ये सोचकर बैठे थे कि हम अभी खरीदारी नहीं करेंगे, पुरी साहब क्यों बेच कर जा रहे हैं। तो उस दिन आपको याद होगा, उस दिन भी हमने कहा कि बिल्कुल इसमें ज़्यादा मत पड़िए। उस आदमी जो भी आदमी अगर अपनी पूरी ज़िंदगी किसी बैंक को देता है, बड़े ईसॉप्स कमाता है, और अगर वो रिटायर होता है तो उसको अपने पैसे एंजॉय करने का पूरा हक है। आपको क्या पता कि आदित्यपुरी साहब कुछ नया कारोबार करने जा रहे हो या उनकी अपनी प्लानिंग होगी। तो इसलिए अगर आप ये सोचे कि पुरी साहब बेचते हो, अपने शेयर बेच रहे हैं, तो ये सोचना ही गलत था। और उसी दिन स्ट्रांगली हमने इसलिए बोला कि आप इस चक्कर में मत पड़िए। आपको काफ़ी शोर शराबा सुनने को मिलेगा कि उनके बेचने की वजह से बड़ा नेगेटिव, हालांकि स्टॉक गिरा 2-2.5%, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देखिए जिस तेज़ी से स्टॉक वापस बढ़कर आया, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है कि शशिधर जगदीशन साहब जो अब नए MD CEO बने, वो भी उतने ही कैपेबल हैं और उतनी ही मजबूती के साथ बैंक को आगे बढ़ाने का काम करेंगे जो आदित्यपुरी साहब ने अब तक किया है। तो मुझे लगता है कि कई बार ये होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में कि जहां आदमी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा होता है, और कुछ जगह ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा होता है और उसमें लीडर्स की इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर लीडर्स चले भी जाएं तो वो अपने पीछे इतने बढ़िया लीडर्स तैयार करके जाते हैं कि उनके जाने का एक लिमिटेड असर कुछ समय के लिए रहता है, बाद में नहीं रहता। यही सबसे बड़ी खासियत और खूबी HDFC बैंक के साथ भी है कि आदित्यपुरी साहब ने अपनी वो टीम तैयार की है जो उनकी अनुपस्थिति में भी बैंक को उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ाएगी। और ये बात कल बाजार को समझ में आई और स्टॉक तेजी से भागा है। तो मेरा ये समझना है कि एक चैप्टर खत्म हुआ, अब एक नया चैप्टर और बेहतर और मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगा, और इस बात को बाजार ने कल सेंस किया और HDFC बैंक में दमदार खरीदारी की है। सिंपल यही दो घटनाओं का एकदम कोरिलेशन है कि इसीलिए हम कहते हैं कि बढ़िया क्वालिटी स्टॉक्स में अगर इस तरह की खबरों में आप डर कर बेचेंगे कि पुरी साहब ने बेचा है मैं भी बेच दूं, वो डिसीजन आपका गलत हो जाएगा। इसलिए हमने उस दिन भी बेचने से रोका है, और आज भी हम यही कहेंगे कि HDFC बैंक की वही मजबूती बरकरार है जो उस समय भी थी। जी दीप। बिल्कुल, तो बल्कि एक उस दिन का डिप एक मौका हो जाता अगर आप घबराते नहीं और उससे ले लेते। जैसे कि अनिल जी ने आपको कहा था, ये घबराने वाली खबर नहीं थी, अच्छी खबर है। अब वहाँ से मैनेजमेंट का जो ओवरहैंग है वो चला गया। सर, दूसरी खबर है एक्सिस बैंक को लेकर। कल टुवर्ड्स द एंड थोड़ा एक्शन स्टॉक में भी था, बड़ी फंड रेजिंग हो रही है और QIP का फ्लोर प्राइस भी अग्रेसिवली इन्होंने 442 पर सेट किया है। कैसे देखना चाहिए इस खबर पर कोई व्यू, क्योंकि दिग्गज बैंक्स कुछ समय से फंड रेजिंग कर ही रहे हैं और एक्सिस बैंक उसमें ऐड हो गया है। दीप, इसे आज मेरा आप स्टॉक ऑफ द डे भी मानकर चल सकते हैं, और मैंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि 430 पर स्टॉक बंद हुआ है, सीधा ये गैप से खुलेगा, कम से कम 450-55 के आसपास आराम से खुलेगा। 5% 4% ऊपर एक्सिस बैंक खुले तो आश्चर्य नहीं। जो लोग ये अंदाजा लगाकर बैठे थे कि 4-5% डिस्काउंट पर QIP आएगा, 400 रुपये के आसपास आएगा, उन्हें बड़ी दिक्कत होगी, पहली चीज़। दूसरे की जो अब तक इसी वजह से शॉर्ट्स बने कि QIP आ रहा है, 10,000 करोड़ का बड़ा QIP है, उसको देखकर लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, वो आज शॉर्ट कवरिंग आएगी। पहली चीज, QIP की प्राइस 442 रुपए, अमेजिंग। बहुत कम आप ऐसा देखते हैं कि फ्लोर प्राइस आपको करंट प्राइस से ऊपर की आती हुई दिखे। तो ये एक्सिस बैंक के मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस है कि इतना बड़ा QIP। पहली चीज तो QIP की प्राइस। दूसरी चीज, QIP की साइज 10,000 करोड़ रुपए, छोटा नहीं होता किसी भी लिहाज से। और तीसरी और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह की डिमांड आ रही है, मैंने कल देर शाम कुछ लोगों से बात की जो मर्चेंट बैंकिंग सोर्सेज से जुड़े हुए हैं, लगभग 2 से 2.5 गुना बुक भरती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्लियर कट है कि जो एक्सिस बैंक में शॉर्ट सेलर्स हैं उनके लिए आज बड़ा मुश्किल भरा वक्त है, और ये स्टॉक आज के लिए बहुत तेज दौड़ लगा सकता है। नहीं देने के पीछे मकसद सिर्फ इतना है कि ऑलरेडी इतना गैप से आप खुलेगा, फिर उसके बाद थोड़ी सी रिस्क बढ़ जाती है, और अगर मैं जो लेवल बोलूँ और वहीं खुले और वहीं टारगेट हासिल हो जाए तो फिर वो कोई मजे वाली बात है नहीं कि ठीक है। लेकिन ये तीनों चीज़ें ऐसी है जो एक्सिस बैंक के QIP के लिए बहुत अच्छी बात है। एक्सिस बैंक के साथ आज ही इन्फो एज का QIP भी खुल रहा है। एक चीज़ जो दीप मुझे बहुत अच्छी लग रही है इस वक्त, वो कॉर्पोरेट इंडिया के लिहाज से, और जो 2008 का सबसे बड़ा लेसन था जब मैंने 2008 में देखा कि उस वक्त ये होता था कि कंपनियां बहुत लालची हो गई थी, प्रमोटर्स बहुत लालची हो गए थे कि हमें एकदम बेस्ट से बेस्ट भाव में इक्विटी रेज करनी है। फंड सामने से आते थे लेकिन देना नहीं चाहते थे। उसके बाद सिचुएशन ऐसी हो गई कि जिन प्राइसेस पे QIP आने थे उनके 10-10%, 15% भाव पर आए, और उस समय कोई तब भी खरीदने को तैयार नहीं। तब आपको मनुहार करके देना है कि प्लीज़ ले लीजिए हमारा शेयर, और जब आपका भाव 250 रुपये चल रहा है और लोग लाइन लगा कर लेना चाहते हैं, आप नहीं देना चाहते, और बाद में 25 रुपये में आपको QIP करने में पसीने आ रहे हैं। तो ये जो एक लेसन कॉर्पोरेट इंडिया ने 2008 से 2007 की मंदी के बाद सीखा है कि इस वक्त बाजार गर्म है,
लोगों के पास पैसा है, इक्विटी में दमदार पैसा आ रहा है, चाहे वो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स का हो या ग्लोबल इन्वेस्टर्स का। और ऐसे में अगर आप बड़े से बड़ा QIP लाना चाहते हैं, बड़ी से, आप देखिए कल बंधन बैंक आराम से बेच गया अपनी स्टेक। कोई मजाक है क्या इतनी बड़ी स्टेक बेचना? आप देखिए अब एक्सिस बैंक बेच रहा है, और पिछले कई दिनों में आपने एक के बाद एक ढेर सारी ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी है। तो एपेटाइट है, फंड है, लोग खरीद रहे हैं। और ऐसे में जिनको खरीदना है, जिनको अपनी स्टेक बेचनी है, जिनको पैसा रेज करना है, इससे बढ़िया गोल्डन पीरियड हो नहीं सकता। कोरोना के वक्त मार्केट आपके लाइफ टाइम हाई के बेहद नज़दीक है, मुश्किल से 10% नीचे, जो कि वैल्यूएशंस के लिहाज से किसी तरह से खराब नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया काम कंपनियां कर रही है, जिन्हें पैसे की ज़रूरत है आगे के लिए, वो पैसा रेज कर रही है। और इसी क्रम में आप देखिए रिलायंस से लेकर सारी छोटी से बड़ी कंपनियां राइट्स इशू लाकर भी अपना काम पूरा कर रही हैं। तो ये फंड रेजिंग प्रोग्राम जो कॉर्पोरेट इंडिया का चल रहा है, ये इनके लिए मुश्किल वक्त में बहुत काम आएगा। ऐसा नहीं कि बाजार हर वक्त तेजी में रहेगा, करेक्शन भी आएंगे, मंदी भी होगी, और उस वक्त जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आपके लिए पैसा रेज करना मुश्किल होगा। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, और ये कंपनियों के लिए लिहाज से बहुत अच्छा है, इन्वेस्टर्स के लिहाज से इसलिए अच्छा है कि आपके लिए, आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, अगर म्यूचुअल फंड को पैसा वापस कंपनियों में डालना है, उनके लिए जितने स्टॉक्स लिक्विड हों, जितने ज़्यादा फ्री फ्लोट हो, उनके लिए उतना आसान है अच्छी कंपनियों में शेयर खरीद लेना। तो उनके लिहाज से भी मुश्किल है। तो विन विन सिचुएशन है। बस सिर्फ इसमें एक ही चीज़ देखने वाली बात है कि बस फंड कहीं कोई बड़े भारी भरकम वैल्यूएशन वाले शेयर भी अनाप शनाप दामों पर इसलिए न खरीद लें कि जेब में पैसा बहुत पड़ा है, लगाएं कहाँ, वो एक थोड़ी सी रिस्क रहती है। बट अदरवाइज ये बहुत अच्छा हो रहा है, ये सही वक्त पर कंपनियां पैसा रेज कर रही है। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, सही वक्त पर कंपनीज पैसा रेज कर रही है, और उसकी वजह से भी बाजार में आपको भरपूर एक्शन दिखेगा। आज 2 स्टॉक्स इसकी वजह से फोकस में भी रहेंगे। पर सर, कल का जो बाजार का एक्शन था उस पर भी एक राय आपकी चाहूँगा। किस तरह से देखना चाहिए इस एक्शन को, क्योंकि मंडे की गिरावट से थोड़ी घबराहट हुई, कल से फिर थोड़ा आश्वासन मिला है। कल क्या हुआ एग्जैक्टली जिसकी वजह से मार्केट्स में इतना बड़ा उछाल आया? शॉर्ट कवरिंग पूरी हो गई है या अभी और भी बाकी है? दीप, कल सरप्राइज हुआ था और परसों शॉक हुआ था। मतलब आप देखिए कल और परसों के बाजार में मतलब एकदम रिवर्स मिरर इमेज है। बिल्कुल आप देखिए परसों, देखिए मैं फ्रेंकली बताऊं कि 2 दिनों में जो बाजार ने जो कुछ किया है वो मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा मूव आया है दोनों ही तरफ। क्योंकि जब 11,000 का लेवल टूटने की तैयारी थी तब ये तो लग रहा था कि 11,000 नॉक करेगा, तोड़ भी सकता है, 10,950 छूकर एक बार वापस आ जाएगा। लेकिन सोमवार को हुआ ये, आपने तोड़ा, अच्छा खासा उसके नीचे ट्रेड किया, 10,950 तो छोड़िए, 10,900 के नीचे क्लोज हुए थे बाजार, 10,890 पर। तो वो एक्सेस था। और आपको याद है तो मैं कह भी रहा था कि ये क्लोजिंग गैप जो बनते हैं आपके सिर्फ ओपनिंग बेसिस पर नहीं बनते, गैप क्लोजिंग बेसिस पर भी बनते हैं, और इतना नीचे गैप देना ठीक नहीं है। और उस हिसाब से एक रिकवरी की उम्मीद थी, और कल पुट कॉल रेशियो काफी नीचे था, जिसके दम पर हम कह भी रहे थे कि एक रिकवरी आपकी 50 से 150 पॉइंट की बनती है। अब कितनी एग्जैक्टली बनेगी वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कल रिकवरी हुई जितनी हम सोचे थे। रिकवरी की उम्मीद थी 11,075 तक आना चाहिए था मैक्सिमम, उससे भी बेहतर हुआ। तो दोनों तरफ बाजार ने सरप्राइज किया। ये मानने में, एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है कि न परसों का प्रेडिक्शन एकदम 100% सही था, न कल का प्रेडिक्शन एकदम 100% सही था। डायरेक्शन सही था, लेवल बाजार ने आपकी उम्मीदों से ज्यादा दिए। गिरने में भी ज्यादा गिरा है जितना सोचा था उससे, बढ़ने में उससे ज्यादा बढ़ा है जितना सोचा था। 11,075 के ऊपर की तेजी में कल नहीं देख रहा था। यही बाजार की खूबसूरती है, और यही खूबी है कि आपको हर रोज कुछ सीखने को देता है कि किस तरह से आप भले डायरेक्शन पकड़ भी लें, लेकिन जरूरी नहीं कि आप लेवल्स पकड़ पाएं। काफी हद तक आप पकड़ सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली इस तरह के बाजार में लेवल पकड़ना मुश्किल काम है। और शायद यही वजह कि पिछले 2-3 दिनों में ज्यादातर टेक्निकल एक्सपर्ट्स को मुश्किल आई है चार्ट पढ़ने समझने में। इस तरह की एक्सट्रीम वोलेटिलिटी जब रहे क्लोजिंग बेसिस पर, तो किसी भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लिए एक ट्रेंड निकालकर क्लियर कट ट्रेड करना या एक सजेशन देना बहुत मुश्किल काम है, जो कल बाजार को दिखा। जहां तक आपके सवाल का दूसरा भाग है कि क्या शॉर्ट कवरिंग हो गई है, जी हाँ, काफी कुछ हो गई है, और इनफैक्ट शॉर्ट कवरिंग ही नहीं हुई है बल्कि लॉन्ग पोजीशन भी बनी है। मजे की बात आपको बताऊं दीपक, कल के सेशन में सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हुई है वो ये कि शॉर्ट कवरिंग एफआईज की तरफ से हुई है। एफआईज ने दमदार शॉर्ट कवरिंग की है कल इंडेक्स में, और काफी हद तक उन्होंने ऑप्शंस में भी खरीदारी की है तेजी की तरफ। ये इंटरेस्टिंग है। ट्रेडर्स जो ज़्यादा शॉर्ट थे नहीं, एक्चुअली ट्रेडर्स का सोमवार को अपनी तेजी की पोजीशन खत्म हुई है,
जो कुछ थोड़े बहुत शॉर्ट्स थे वो भी कल कवर हुए हैं। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग काफ़ी कुछ हो चुकी है। पुट कॉल रेशियो 1.10 से 1.42 पर आ गया है एक ही दिन में 32 बेसिस पॉइंट, और कल क्लोजिंग में हम यही बात कर रहे थे कि 1.40 1.50 के आसपास पुट कॉल रेशियो आना चाहिए। तो पुट कॉल रेशियो साफ तौर पर यह बता रहा है कि शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है। अब यहाँ से जो हम आगे बढ़ेंगे वो फ्रेश खरीदारी के दम पर बढ़ेंगे, शॉर्ट कवरिंग के दम पर नहीं। शॉर्ट कवरिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है और बाजार अब ओवरबॉट से न्यूट्रल हो चुका है। पहले ओवरसोल्ड था, आपको याद होगा पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे। अब ओवरबॉट जो 1.1 के पुट कॉल रेशियो पर कल सुबह था वहां से न्यूट्रल आ गया। तो अब वायदा कारोबार में पोजीशन बैलेंस्ड है, शॉर्ट कवरिंग भी हो चुकी है, एक्सेस लॉन्ग भी नहीं है। अब बाजार जो बढ़ेगा वो ग्लोबल मार्केट्स के डायरेक्शन पर और फ्रेश खरीदारी बिकवाली के दम पर। जो कुछ बाकी डेटा के लिहाज से जो कुछ होना था वो हो चुका। ओके, तो डेटा के हिसाब से जो एडजस्टमेंट होना था वो हो चुका है, पर अब जो आगे के ट्रिगर्स हैं वो कैसे दिख रहे हैं सर? आज का ट्रेड कैसा हो सकता है, संकेत क्या है? ग्लोबल संकेत डीप पॉजिटिव है, एफआईज के संकेत नेगेटिव से पॉजिटिव हुए, एक ही दिन में बिल्कुल साफ बदल गए। घरेलू फंड न्यूट्रल से वापस नेगेटिव हो गए। वायदा कारोबार के संकेत जो मैंने कल पॉजिटिव लिखे थे, आप देखिएगा कल खाली एक ही संकेत पॉजिटिव लिखा था वायदा कारोबार का, बाकी सारे संकेत न्यूट्रल या नेगेटिव साइड पर थे और उसी ने कमाल किया है। लेकिन आज ये संकेत न्यूट्रल है। सेंटिमेंट और ट्रेंड 2 दिनों के बाद, ट्रेंड तो एक ही दिन न्यूट्रल हुआ, आज वापस ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक 11,000 के ऊपर हम बंद हो रहे हैं मैं ट्रेंड को पॉजिटिव मानकर चलूंगा और सेंटिमेंट भी पॉजिटिव होता हुआ दिखा है कल की रिकवरी के बाद। 10,900 11,000 अब ये 100 पॉइंट की रेंज है, निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है। 11,200 11,300 ऊपरी रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश करेगा। 21,075 21,375 ये आपके लिए बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट जोन है 300 पॉइंट का। लेकिन इनके बीच में कोई डेटा है नहीं मेरे पास, मैं वही दे सकता हूं जो डेटा दिख रहे हैं। तो डेटा 300 पॉइंट के बीच में कहीं कोई सपोर्ट या किसी तरह का कोई और लेवल निकल कर नहीं आ रहा है, इसलिए 300 पॉइंट की रेंज को आपको सपोर्ट मानना है। ऊपर में 21,850 22,075 ये बैंक निफ्टी की वो रेंज है जहां पर आपको रुकावट आती हुई दिखेगी। 21,800 से ही शुरू हो जाती है, 21,850 22,075 आप मानकर चल सकते हैं। आइए आज की छोटी रेंज निफ्टी की 11,050 11,200 की बनेगी। 11,100 11,225 225 को आप 235-40 तक भी मान सकते हैं। बेसिकली 11,225 11,240 ये फाइनल अगला लेवल है जहां पर थोड़ी रुकावट है। इसके पार निकले तो 11,300 तक आप जा सकते हैं बड़ी रेंज के तौर पर, उसे देखिए। और नीचे 10,900 10-15 पॉइंट नीचे देख लीजिए, 10,890 885 ये आपके लिए बड़ा लेवल है। और 11,300 ऊपर का पुट कॉल रेशियो जैसा कि मैंने कहा दीप 1.42 पर आ गया है। ये कंफर्टेबल है, न्यूट्रल है, न पॉजिटिव साइड पर है न नेगेटिव साइड पर है। और विक्स कल 5% घटकर आया जो कि एक अच्छा संकेत है। जी दीप। बिल्कुल, तो संकेत तो अच्छे ही हैं जहाँ तक बाजार का सवाल है और ट्रेंड भी इस समय पॉजिटिव है। तो सर जिन्होंने अपनी पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड करी हैं उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए तेजी या मंदी की पोजीशंस हो तो? दीप मैं आपको स्टॉप लॉस दूं उससे पहले बैंक निफ्टी के मैं डे रेंज देना भूल गया। तो 21,375 21,650 ये बैंक निफ्टी की दिन की रेंज है, सबसे छोटी वाली। 21,200 से 21,850 ये मीडियम रेंज मानकर चलिए। 21,200 की कोई बहुत खास अहमियत नहीं है, मैंने अंदाज से ये लेवल दिया है पोजीशन के हिसाब से जो बन रहा है। 21,050 22,075 ये फाइनल रेंज है बड़ी वाली, जिस पर आपको फोकस करना है बैंक निफ्टी पर। अब आता हूं मैं आपके सवाल पर, जो स्टॉप लॉसेस क्या रखने, जिनकी तेजी की पोजीशन है उनके लिए इंट्राडे का स्टॉप लॉस है 11,100 पॉइंट नीचे। क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस आपका दूर आ रहा है 10,875। एक्चुअली स्टॉप लॉस बुकिश स्टॉप लॉस तो यही होता है क्योंकि आपने 10,891 की लोएस्ट क्लोजिंग दी परसों के दिन, ठीक है। उसका थोड़ा सा नीचे लगा लीजिए या 10,890 का लगा लीजिए, वो एक अलग बात है। लेकिन आप देखेंगे तो 200 पॉइंट नीचे है। अब अगर आप जो मैं कल बात कर रहा था कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएं, तो आपका सिंपल फॉर्मूला यही है, या तो आप वहां लगा लीजिए जो बुकिश स्टॉप लॉस आ रहा है, या अपनी रिस्क को एसेस करके लगाइए कि मुझे 11,000 पे ही लगा लेना है, वो भी आप कर सकते हैं। तो आप अपनी रिस्क देखकर लगाएं, लेकिन स्टॉप लॉस 11,000 का इंट्राडे में है, 10,875 क्लोजिंग बेसिस पर है। बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे का स्टॉप लॉस 21,350 का है। क्लोजिंग बेसिस पे जो डीप बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस आता है वो 21,050 का आता है। लेकिन मैं आपको 450 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस देना नहीं चाहता, इसलिए मैंने इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों पर ही 21,350 का ही स्टॉप लॉस दिया है। और जो इस तरह से बैंक निफ्टी में रिस्क कम रखना चाहते हैं, उसी तरह की रिस्क निफ्टी में कम रखना चाहते हैं, तो इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों ही 11,000 पर आप स्टॉप लॉस रखकर वापस ध्यान कर सकते हैं, आप वहां भी लगा सकते हैं। अब आइए शॉर्ट
शॉर्ट पोजीशन में आपको इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर 11,225 का स्टॉप लॉस लगाना है। थोड़ा सा और सेफ रहना चाहें तो 11,240 कर लीजिए, लेकिन 11,225 11,240 ये वो रेंज है जहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, डे बेसिस पर भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। और बैंक निफ्टी पे मुझे रिस्क बड़ी रखनी नहीं है, इसलिए 21,650 के पार निकले काट लीजिए, 21,650 के ऊपर बंद हो 100% काट लीजिए। तो ये दो लेवल आपके लिए स्टॉप लॉस के लिहाज से। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहे आपके लिए अहम लेवल्स जहाँ तक आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है। नई पोजीशंस के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए सर? नई पोजीशन के लिए दीप देखिए, दो तरीके, या तो आप नीचे में खरीदें, लेकिन जिस तरह का मूड माहौल है नीचे आएगा नहीं, तो मैंने एक काम किया, सीधा 11,000 के स्टॉप लॉस से खरीदने की राय दी है। 11,150, 11,200, 11,225, 11,250 और 11,300 ये सारे लेवल्स हैं जिसके लिए खरीदारी करनी है। बेसिकली 11,200 से 11,300 की रेंज में कहीं न कहीं जाकर आप रुकेंगे। एग्जैक्टली 11,200 पे ही रुक जाएंगे, 225 पे रुकेंगे, या 235-40 पे, या सीधा 300 तक जाएंगे, ये बाजार में बाकी सारे फैक्टर्स डिसाइड करेंगे। जैसे अब डाउ फ्यूचर आपका लाल सहरे निशान में आ गया, इस तरह की मजबूती अगर आपको और मिलेगी तो आप 11,300 तक की यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो बस वहां से आपको फिर ट्रेल करते जाना है स्टॉप लॉस। एक बार 11,200 के आसपास हो जाए, ऐसा लग रहा है दीप कि 11,200 के दर्शन आज होने चाहिए। संभावना पूरी दिख रही है कि 11,200 तक एक बार पहुंचने की कोशिश निफ्टी करेगा और वहां तक पहुंचेगा। फिर वहां पर देखते हैं टिकते हैं नहीं टिकते हैं वो अलग बात है, लेकिन 11,200 के आसपास पहुंचने की कोशिश निफ्टी की होनी चाहिए। तो मैं लगभग 75-100 पॉइंट का मूव आज निफ्टी में देख रहा हूं जो ऊपर की तरफ आना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है कि ये हो सकता है। तो आप 11,200 तक की यात्रा तो कर ही सकते हैं, इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं, देखिए जितना आप 11,300 के नज़दीक शॉर्ट करेंगे उतना बढ़िया है, लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं और जो मल्टीपल लॉट्स में शॉर्ट करते हैं वो 11,200 से सोचना शुरू कर सकते हैं। लेकिन बेहतर जगह जो है शॉर्ट करने की पहली वो है 11,225 से 11,240, उसके बाद आप 11,300 के आसपास करें। तो आप मल्टीपल लॉट्स जैसे करते हैं उस हिसाब से आप करते जाएं, और जिनको एक आध ही करना है वो आराम से, हड़बड़ी न करें, जल्दी न करें, आराम से बहुत ऊपर आए तब शॉर्ट करें। और उसके बाद आपको स्टॉप लॉस क्लियर कट स्ट्रिक्ट लगाना है 11,350 का। अब तक का हाई जो आपको मिला है वो 11,341 का मिला है, उसके ठीक ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए। नीचे वापस 11,200 और 11,150 और 11,100, बस दो ही लेवल है। ज़्यादा मंदी में नीचे के लेवल्स हैं नहीं, दो ही छोटे लेवल हैं जिसके लिए आपको करनी तो करें, ना करनी तो कोई बात नहीं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट समझ के नीचे आए तब खरीद लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शॉर्ट करें ही करें। एक जो करेक्शन आपको 11,341 से चाहिए था वो आपको 10,890 तक मिला है, यानी आप कितना हो गया 350, 400, 450 पॉइंट का आपको करेक्शन मिल गया है निफ्टी में ऊपर से। अगर 11,341 से 10,890 आप देखेंगे तो लगभग आपका 450 पॉइंट का करेक्शन, एक हेल्दी करेक्शन हो चुका है। अब देखते हैं 11,200 11,300 का जो कंजेशन जोन है उसको पार करके बढ़ गए आगे तो ठीक, नहीं बढ़े तो वापस 11,000 11,300 यही रेंज आपकी चलती रहेगी। इसमें हम टाइम बिताएंगे, टाइम वाइज करेक्शन करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस लेवल्स को ध्यान में रखिए। अब आइए बैंक निफ्टी, 21,400 से 21,100 नीचे की तरफ खरीदने की अच्छी रेंज है। अब वो मिलेगा नहीं मिलेगा कहना मुश्किल है, तो दो तरीके हैं आपके पास ट्रेड करने के। एक तो ये कि 21,350 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीद लीजिए, दूसरा ये कि इस रेंज में खरीदिए। अगर इस रेंज में खरीदते तो स्टॉप लॉस वेल डिफाइंड क्लियर कट 21,400 का है, वो 21,000 का, माफ कीजिएगा 21,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, खरीदिए निफ्टी, बैंक निफ्टी 21,650, 800, 21,900 और 22,075, ये फाइनल टारगेट है, इसके ऊपर का नहीं। फिलहाल 22,075 के ऊपर के टारगेट नहीं दिख रहे हैं, वो भी अपने आप में छोटे नहीं है, लेकिन इन लेवल्स पर नजर रखनी है। और जो खुलते ही खरीदना चाहते हैं उनको मैं 9:08 पर बताऊंगा और आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट होकर 21,350-75 पर आ जाएगा। चिंता न करें, तो आपके लिए मौका खरीदारी का बनेगा। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं वो 21,850 22,050 की रेंज में शॉर्ट करने के बारे में सोच सकते हैं बैंक निफ्टी को, और वहां पर आपको 22,200 का स्टॉप लॉस लगाना है। 21,650 और 21,500 ये दो टारगेट के लिए नीचे में आपको बिकवाली करनी है, इससे ज्यादा नहीं, बस छोटे टारगेट्स ही रखें। जी दीप। बिल्कुल, तो ये तो रहा आज के सेटअप का सवाल। बट जैसे कि अनिल जी समझा रहे थे, ज़्यादातर करके बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हालांकि दोनों तरफ का ट्रेड हो सकता है। अब जो फंड्स के संकेत हैं सर, उनके बारे में चर्चा करते हैं, और साथ ही वायदा कारोबार के जो संकेत हैं। एफआईज की तरफ से अच्छा एक्शन बनते हुए दिखा है सर, फ्यूचर्स और कैश दोनों में ही खरीदारी है, कैसे देखना चाहिए इसको? वैसे तो दीप ज़्यादातर संकेत हम डिस्कस कर चुके हैं। 700 करोड़ की कैश की खरीदारी एफआईज की बढ़िया है।
1228 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स जो खरीदे हैं उसमें ओपन इंटरेस्ट घटकर आया है, यानी कि इंडेक्स में काफ़ी हद तक शॉर्ट कवरिंग एफआईज ने की है। 505 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीदे, तो 1200 करोड़ के स्टॉक्स, 1200 करोड़ का इंडेक्स, 2500 करोड़ की टोटल खरीदारी, बहुत ही बढ़िया है। अब आइए 844 करोड़ के जो खरीदारी की है एफआईज ने ऑप्शंस में भी ज़्यादा खरीदारी तेजी की तरफ हुई है, लॉन्ग पोजीशंस ज़्यादा बनती हुई दिखी है, वो भी एक अच्छा संकेत है। तो डेटा बेहद मजबूत है एफआईज, पता नहीं एक ही दिन में मूड बदल दिया, 2 दिन में ऐसा लगा कि एफआईज पूरी तरह से बेचने के मूड में, आई डोंट नो क्या चीज़ ने ट्रिगर किया है, लेकिन जो भी हो, जिसने भी ट्रिगर किया हो, लेकिन एफआईज ने एकदम यू टर्न लिया है। और वो यू टर्न ऐसा लिया कि कई बार होता है ना कि आपको यू टर्न लेने के पहले सिग्नल मिलते हैं, राइट और लेफ्ट का इंडिकेटर कि भाई आप किस तरफ से मुड़ना चाहते हैं, लेकिन ये मतलब वो छोटे शहरों में जो 3 व्हीलर चलता है ना, रिक्शा, वो कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जगह ब्रेक लगा सकता है और किसी भी जगह बिना हाथ दिए, बिना सिग्नल का तो सिस्टम ही नहीं है, हाथ या पैर निकालते हैं बाहर और वहां से यू टर्न मार देते हैं। अगर आपने पीछे वाले ने देखा तो ठीक, नहीं तो आप भिड़ जाएंगे। तो ये वैसे ही कल का सेशन हुआ है जहां एफआईज ने बिना कोई सिग्नल, बिना कोई संकेत दिए तुरंत यू टर्न ले लिया। नहीं तो आमतौर पर आपको वायदा कारोबार से संकेत आने लगते हैं कि एफआईज खरीदारी या बिकवाली के मूड में आ रहे हैं, फिर कैश मार्केट के डेटा बदलते हैं, जो आपने देखा भी पिछले 5-7 दिनों में। लेकिन कल पूरी तरह से यू टर्न लिया। अच्छा, यू टर्न लेने का रीजन भी नहीं समझ में आया कि क्यों लिया, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही कल के सेशन में हुआ है। घरेलू फंड ने 666 करोड़ की थोड़ी बिकवाली की है, तो वहां डेटा थोड़े से नेगेटिव होते हुए दिख भी रहे हैं, तो ठीक है, ये कंफर्टेबल है। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। 11,000 आपके लिए अब मजबूत सपोर्ट है आज के लिए। 18 लाख शेयर पुट में वहां पर जुड़े हैं और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी आपका मंथली और वीकली दोनों सीरीज में 11,000 पर है। तो 11,000 अब आपके लिए एक तरह से बड़ा बेस हो गया। उसके नीचे जाएंगे तो ही आपको सोचना है। इसका मतलब ये, अगर गलती से, वैसे तो होगा नहीं, लेकिन अगर 101 पॉइंट आप कमजोर भी हो जाएं तब भी आप अपने आप को मजबूती मानिए। अब कमजोरी 11,000, जैसे हम कल कह रहे थे कि मजबूती 11,000 से गिनिए, वैसे ही कमजोरी भी 11,000 से गिनिए। जब तक 11,000 के ऊपर है अच्छे ही हैं। ऊपर 11,200 हल्की रुकावट वाला लेवल है, क्योंकि वहां 30 लाख शेयर है। तो अब आज के लिए जो वायदा कारोबार के आंकड़ों से रेंज मिल रही है 11,000, 11,200, इस पर फोकस करना है। बैंक निफ्टी 21,000, 22,000, ये बड़ी रेंज निकल कर आ रही है। 21,000 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो कल सीरीज खत्म होने वाली है 7 लाख शेयरों का। 22,000 पर 8 लाख शेयरों का कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो ये आपके 2 पिलर हो गए, 2 गोल पोस्ट, 21,000, 22,000। अब आप इसके बीच 21,500 पर हैं और यही निर्णायक लेवल है। 21,500 के पुट पर 4 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 6 लाख शेयर। अब अगर आप 21,500 के ऊपर टिककर ट्रेड करना शुरू करते हैं, जो कि आज आप करेंगे ही, एक्सिस बैंक की आपको ऊपर ले जाएगा सीधा। 21,650 के आसपास बैंक निफ्टी खुलना चाहिए, ये मेरी कैलकुलेशन है, 150 पॉइंट ऊपर। अगर वहां पर खुलता तो ये 6 लाख शेयर जो 21,500 के कॉल राइटर्स है, ये रिस्क पर आएंगे, ये शॉर्ट कवरिंग करने के लिए आएंगे और ये आपको 21,800, 21,850 तक आराम से आज दिखा सकते हैं। तो इनकी जो शॉर्ट कवरिंग होगी वो आपके काम आती हुई दिखेगी। तो बैंक निफ्टी आज हो सकता है आपको निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा मजबूत लीडरशिप देने की कोशिश करे। तो बैंक निफ्टी में एक्शन ज़्यादा होने की संभावना दिख रही है दीप, ये ध्यान में रखिएगा। 21,650, 21,800, 21,850, ये 3 लेवल तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दर्शन जरूर होने चाहिए बैंक निफ्टी में भी। ठीक उसी तरह से जैसे 11,200 के आसपास के दर्शन आज होने चाहिए आपको निफ्टी में। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो बैंक निफ्टी में एक्शन ज़्यादा रह सकता है, नज़र रखेंगे जिस तरह का आज का सेटअप है। चलिए कुछ और स्टॉक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो आज फोकस में रहेंगे। हमारी रिसर्च टीम हमारे साथ तैयार है, मानसी, पूजा और साथ ही आशीष। मानसी, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं, कुछ खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज शुरुआत मारुति की नई एस क्रॉस लॉन्च जो कि आज होने जा रही है उससे करेंगे। सबसे पहले तो BS6 कंप्लायंस है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि BS6 एस क्रॉस BS4 मॉडल से अफोर्डेबल होने वाली है, तो इस लॉन्चिंग पर नजर होगी। अनलॉक 3.0 के तहत योग संस्थान और जिम आज खुल जाएंगे। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने मॉल मार्केट कॉम्प्लेक्सेस को 9 से 7 के बीच खोलने की मंजूरी दी है। हालांकि इसमें थिएटर, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट्स ये बंद रहेंगे। इसके अलावा मुंबई में आप दुकानें हफ्ते के 7 दिन खुली रहेंगी, ये मंजूरी मिलती हुई देखने को मिली है। और साथ ही लिकर की काउंटर बिक्री पर भी आज से अनुमति मिलती दिखी है। अब तक केवल होम डिलीवरी हो रही थी। अगर नतीजों की बात करें, कल बाजार बंद होने के बाद PTC इंडिया के नंबर्स आते हुए दिखे, मिले जुले हैं नंबर्स। कंपनी की आय में करीब 17% की गिरावट देखने को मिली है। मुनाफे में 68% का इजाफा देखने मिला है और करीब 5.5 करोड़ की अदर इनकम भी कंपनी ने देखी है। तमिलनाडु पेट्रो कमजोर नतीजे हैं कंपनी के। आय 48% गिरती हुई देखने को मिली है। मुनाफा 20 करोड़ से 13 करोड़ पर जाता दिखा है।
35% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। यूनिकेम लैब कंपनी के घाटे से मुनाफे में आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी करीब 6.25 करोड़ का घाटा देख रही थी, अब 2 करोड़ 43 लाख का मुनाफा कंपनी देख रही है और कंपनी की आय में 16% का इजाफा देखने को मिला है। 273 करोड़ से ये 317 करोड़ पर जाते हुए देखने को मिली है। और अंत में M&M, BL, ITI पर नजर रखें। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है, आपको बता दें खबर सबसे पहले हमने आपको बताई थी और सरकार ने वेंटिलेटर के एक्सपोजर पर लगी रोक को हटा दिया है। सरकार ने 24 मार्च 2020 को एक्सपोर्ट पर रोक लगाई थी। देश में 20 से ज्यादा वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरर्स हैं और 1 अगस्त को ही जी बिजनेस ने खबर बता दी थी। ओके, तो कई सारे स्टॉक्स हैं जो आज आपको फिर से फोकस में आते हुए दिखेंगे। कुछ और स्टॉक्स जो हैं पूजा की लिस्ट में। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए। गुड मॉर्निंग दीपांशु। शुरुआत एनएमडीसी से कर लेते हैं। यहाँ पर कंपनी ने जुलाई के ऑपरेशनल बिक्री और उत्पादन के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें कि कोरोना के बावजूद हमने देखा कि कंपनी ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। अगर इनके उत्पादन की बात करेंगे तो 13% की बढ़त हुई है और कुल बिक्री में 7% की बढ़त देखने को मिली है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रोजेक्ट में 35% का उत्पादन हुआ है और 20% की बिक्री हुई, जहां से कि अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिला सालाना आधार पर। इसके अलावा सेल, यहाँ पर भी कंपनी ने जुलाई बिक्री जारी किए हैं, जिसमें कि बिक्री में 50% की बढ़त देखी गई है सालाना आधार पर। एफडीसी पर भी नजर रखिए। 7 अगस्त को कंपनी के नतीजे आएंगे और उसी के साथ ही साथ कंपनी बायबैक पर भी विचार करेगी, तो यहां पर फोकस रहेगा। एनआईटी टेक्स से जुड़ी एक जानकारी आ रही है। कंपनी का नाम अब बदलकर कोफोर्ज लिमिटेड किया जाएगा, जो कि ये जो बदलाव है ये 3 अगस्त से लागू होगा और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो ये एक इंफॉर्मेशन है एनआईटी टेक से जुड़ी। इसके अलावा डिक्सन टेक, यहाँ पर आपको याद होगा कि टेलीविजन सेट के इंपोर्ट पर सरकार ने रोक लगा दी थी। अब डिक्सन टेक का कॉन कॉल हुआ था, जिसमें कि मैनेजमेंट का कहना है कि वो एलईडी टीवी अगले 6 महीने में एलईडी टीवी की जो क्षमता है वो 4.4 मिलियन यूनिट से बढ़ाकर 5.5 मिलियन यूनिट करने पर विचार कर रही है। तो आज इस खबर के चलते स्टॉक पर नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं फंड एक्शन की। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज, यहाँ पर कुछ सौदे हुए हैं। वेस्ट ब्रिज क्रॉसओवर फंड ने कंपनी के करीब 19 लाख शेयरों की बिकवाली की है। 585 रुपए प्रति शेयर पर ये जो हिस्सेदारी है ये 7.88% है, जो कि बेच दिए हैं वेस्ट ब्रिज क्रॉसओवर फंड ने। और उसके सामने मधुसूदन केला की तरफ से खरीदारी हुई है। करीब 1.5 लाख शेयर की खरीदारी हुई है। 585 रुपए प्रति शेयर पर हिस्सेदारी करीब 0.63% की है। ओके, तो बेहतरीन फंड एक्शन कुछ और स्टॉक्स में भी आपको देखने को मिला है जहां पर फोकस करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज ब्रोकरेजेस का फोकस किधर है एफआईआर में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक पर फोकस रहेगा। यहाँ पर जो नई सीईओ की नियुक्ति है, इसे ब्रोकरेज हाउस ने काफी पॉजिटिव माना। सिटी खरीदारी किराए को बरकरार रखे हुए हैं। 1350 रुपए के लक्ष्य के लिए 1040 कल की क्लोजिंग है। मैक्वायरी ने भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1114 रुपए के लक्ष्य के लिए। गुजरात गैस पर फोकस रहेगा। नतीजों का असर देखने को मिलेगा। सीएलएसए की खरीदारी किराया है, लक्ष्य 345 से बढ़ाकर 370 कर दिया है। 307 कल की क्लोजिंग है। ईपीएस के अनुमान में 18% की बढ़ोतरी की है और ये कह रही है कि वॉल्यूम्स में भी शार्प रिकवरी देखने को मिली। जेफरीज भी खरीदारी किराए को बरकरार रखे 415 के लक्ष्य के लिए, लेकिन मैक्वायरी ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रहे। इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी 330 रुपए के लक्ष्य के लिए। 307 कल की क्लोजिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पर भी नतीजे आए थे। यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 850 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कि मुश्किल तिमाही में भी अगर आप देखें तो कंपनी का प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिला है और आगे जाकर भी अगर आप देखें तो हेल्थ और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस, यहाँ पर भी नजर रखिएगा। सीएलएसए की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है। लक्ष्य 745 से बढ़ाकर 870 कर दिया है। 715 कल की क्लोजिंग है और ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद भी अगर आप देखें तो कामकाज पर इतना असर देखने को नहीं मिला है और आगे जाकर अगर आप देखें तो कंपनी के लिए ग्रोथ के लिए ढेर सारे ट्रिगर्स हैं। और अभी के लिए आखिरी रिपोर्ट है सेल पर, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है और यहाँ पर इन्होंने अंडरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 30 रुपए के लक्ष्य के लिए। लगभग 34 रुपए 60 पैसे कल की क्लोजिंग है और ये कह रहे हैं कि इनके जो बिक्री है इसमें सुधार देखने को मिला है। हालांकि जो मार्केट शेयर है बिक्री में वो गिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते ये स्टॉक पर नेगेटिव है।
फाइनली इस रिजल्ट सीजन में कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी हैं जो वरिंदर को पसंद आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं और एक आध पटाखा भी नजर आ रहा है। तो वरिंदर बताइए, पहले शुरुआत करते हैं पटाखा और अच्छे रिजल्ट के साथ जो आपकी लिस्ट में है। गुड मॉर्निंग सर। उससे पहले आई थिंक दो कंपनी के नंबर बहुत शानदार आए थे। नो बड़े कंपनीज हैं, हम बात ज़्यादा नहीं करते हैं, पर गोदरेज कंज्यूमर और टाटा कंज्यूमर दे वर रियली स्टैंड आउट परफॉर्मेंस फॉर मी। पटाखा पे आए सर तो स्पार्क के नंबर्स ऑनेस्टली वाओ नंबर्स थे, बिकॉज 8 क्वार्टर के लॉसेस के बाद हमने देखा कि कंपनी ने प्रॉफिट किया। 21 क्वार्टर में अगर देखा जाए, लास्ट 21 क्वार्टर मतलब कि 4 इंटू 5 साल के बाद सबसे बड़ा प्रॉफिट कंपनी ने किया। बट ये R&D डिवीजन है सन फार्मा की सर, तो बहुत लंपी बिजनेस है। आप सोचिए इस बार उसका एबिटा 60 करोड़ का पॉजिटिव था कंपेयर टू अ लॉस ऑफ 100 करोड़। इस बार उसने 57 करोड़ का प्रॉफिट किया। उससे पहले 4 क्वार्टर उसने कुछ 312 करोड़ का लॉस किया था। सो बहुत लंबी बिजनेस है। ऑनेस्टली आई डोंट नो हाउ टू वैल्यू दिस कंपनी। ऑलरेडी कुछ 4,500 करोड़ का मार्केट कैप है, बट इस बार अगर सिर्फ नंबर्स देखे जाए तो नंबर्स पटाखा थे इस कंपनी के। सर आप बोलो तो आगे मैं तो अच्छे नंबर्स की तरफ आपके लिए जाऊं। पटाखा रिजल्ट से जी 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 प्लीज अच्छे वाले नंबर्स बताइए। तो अच्छे वाले नंबर्स में सर गुजरात गैस के नंबर्स आपको, अगर आप सिर्फ नंबर्स देखेंगे वो आपको नीचे दिखेंगे, बट अगर आप एक्सपेक्टेशंस के साथ जाएंगे CLS से हुआ, MK हुआ, कोटक हुआ, किसी की भी एक्सपेक्टेशंस देखेंगे उनसे बेहतरीन नंबर्स आए थे। ऑपरेशनल नंबर्स बहुत अच्छे थे सर उसके। इस बार सुबह मैंने देखा कि MK ने अपग्रेड किया है, CLS ने बोला कि ये बिग बीट था, 66% अहेड ऑफ देयर एक्सपेक्टेशंस था। वॉल्यूम्स जो है वो नॉर्मलाइज कर रहे हैं, सो अच्छे नंबर्स है गुजरात गैस से। PI इंडस्ट्री सर, अगेन मैं बार बार बोलूंगा, ये केमिकल, APIs, एग्रोकेमिकल्स, इनके नंबर्स बहुत शानदार आ रहे हैं। सेल्स 40% ऊपर था, एबिटा 50% ऊपर था, प्रॉफिट 43% ऊपर था। आप इमेजिन कीजिए सर, मैं बार बार वही क्यों पॉइंट बार बार API का बोलता हूँ, तो एग्रोकेमिकल कंपनी PI 80 टाइम्स पे ट्रेड करती है, 60 टाइम पे ट्रेड करती है। सुमितोमो एग्रोकेमिकल में 80 टाइम पे ट्रेड करती है। उसी तरीके से अपने पास और केमिकल कंपनीज है या API कंपनीज है जो आज भी 15-20 टाइम पे ट्रेड कर रही है। तो इसलिए बहुत डिफरेंस है। एक ही केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में अलग अलग ब्रांचेस हैं। जियोजेट के नंबर सर, जो आपके चैनल पे हमने बात किया था, उसके नंबर्स अच्छे आए हैं। सेल्स 74 करोड़ से 91 करोड़ हो गई है। प्रॉफिट 3 करोड़ से 24 करोड़ हो गया है, बट उसमें लास्ट में कुछ 10 करोड़ का एक्सेप्शनल था, तो इवन उसको निकाल दिया जाए तो भी प्रॉफिट जो है डबल हो चुका है। और TTM प्रॉफिट 17 करोड़ देता है, तो 15 टाइम पे कंपनी ट्रेड कर रही है, नॉट वेरी एक्सपेंसिव। मार्क्सन्स फार्मा बहुत टाइम के बाद, अगेन वॉल्टाइल अर्निंग्स फॉर दिस कंपनी, बट बहुत टाइम के बाद नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं सर इसके। एबिटा डबल हो चुका है, प्रॉफिट डबल था, मार्जिन 13% से 21% हो चुके हैं। ओके, तो ये है आपके लिए अच्छे नंबर्स, लेकिन कमजोर नंबर्स की लिस्ट में भी काफी स्टॉक्स होंगे आज। हाँ सर है, बहुत नंबर्स हैं। तो एस्ट्रल पॉली के नंबर्स वीक थे सर, वो एक्सपेक्टेड था। अगेन इट्स अ क्लास कंपनी, वेरी एक्सपेंसिव, 60 टाइम्स में ट्रेड करता है, बट इस बार वीक नंबर्स थे। अगर आप जून तक नंबर्स देखें तो सर आपको दिखेगा सेल्स नीचे थी, एबिटा 40% नीचे था, प्रॉफिट 60%। जुलाई में जो एडेसिव्स की रिकवरी 26% हो गई है, पाइप्स की रिकवरी कुछ 91% हो गई है, तो उन्होंने बताया कि रिकवरी भी हो रही है हमारी जुलाई में। सो दैट इज अ गुड साइन जो कंपनी से आ रहा है। एक्सपेंसिव लास्ट क्वार्टर वाज वीक, बट रिकवरी शार्प हो रही है। MRPL के नंबर सर बेहतरीन, मतलब बहुत ज्यादा खराब आ रहे हैं, क्या बोलूँ मैं उसको। सेल्स 52% नीचे थी, इस बार फिर एबिटा लॉस किया 600 करोड़ का कंपेयर टू एबिटा लॉस ऑफ 400 करोड़। लास्ट 5 क्वार्टर में इस कंपनी ने 4,000 करोड़ का नेट लॉस किया हुआ है। सो आई डोंट नो कि हाँ भी किस तरीके से क्या हो रहा है इस कंपनी को। हाइकल सर, बहुत उम्मीदें थी, बहुत उम्मीदें बहुत लोगों की थी। ये कंपनी 4-5 साल से कैपेक्स किए जा रही है, बट इंक्रीमेंटल ROC जो है, रिटर्न ऑन इंक्रीमेंटल कैपिटल, वो नहीं आ पा रहा है। कल स्टॉक 15% नीचे था, बट डिसअपॉइंटिंग नंबर्स कमिंग फ्रॉम हाइकल। सर एक पोशाक कंपनी है, ऑफ कोर्स गुड ग्रुप कमिंग इन फ्रॉम देयर, बट इस बार नंबर्स वीक थे। सेल्स 10% नीचे है, प्रॉफिट 15% नीचे है। आप इमेजिन कीजिए सर, कुछ कंपनीज, केमिकल कंपनीज या एग्रोकेमिकल कंपनीज को लोग इतना एक्साइटेड हो चुके हैं। अभी पोशाक 38 टाइम्स पे ट्रेड करता है। आप सोचिए सर, कुछ कंपनीज है जैसे अतुल लिमिटेड, वो 20 टाइम पे ट्रेड करता है, 20% ग्रो हो रहा है। सो जो अच्छी कंपनीज है, बिकॉज उनको लोग देख नहीं रहे हैं, और जो वट एवर एक्साइटमेंट में उसको डबल PE कर दिया है पोशाक का। आई डोंट नो व्हाई। अपोलो पाइप्स के नंबर कमजोर थे सर, एबिटा 60% नीचे था। ग्रैंडवेल नॉर्टन के नंबर अच्छे नहीं आए थे, एबिटा 72% नीचे था।
जिंदल सौ के नंबर खराब थे। अवध शुगर सर अगेन पीपल आर एक्साइटेड। आप सोचिए सर, इसका जो शुगर सेगमेंट एबिट है जो 28 करोड़ से 11 करोड़ रह गया। इसलिए हमने उस दिन बोला था, जब पटाखा में हमने वो डाला था, कंपनी डाला था, डालमिया भारत शुगर डाला था, उसके नंबर कितने अच्छे आए थे। सो एक ही सेक्टर में आप देख रहे हो, एक कंपनी के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, दूसरी कंपनी के नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। इसका मार्जिन आधा रह चुका है अवध शुगर का। और गुजरात सिटी सीमेंट अगेन सर, डोंट गेट एक्साइटेड बाय ओनली कि हर चीज सीमेंट है तो सीमेंट लेना है। कुछ कुछ कंपनीज का नंबर कभी आता नहीं है, उसमें गुजरात सिटी सीमेंट है सर। एबिटा 23 करोड़ से 9 करोड़ रह गया, प्रॉफिट 60% नीचे है। बिल्कुल। और मुझे याद है अच्छे नंबर्स में जो जियोजित फाइनेंशियल का आपने जब स्टॉक का विश्लेषण किया था तब भी आपने कहा था कि इसके नंबर्स अब तक लगातार हर तिमाही बहुत ही बेहतरीन आते हुए दिख रहे हैं। आइए अब बेहद खराब जो फुस नंबर्स हैं आपकी लिस्ट में उनके बारे में बताएं। तो कल याद होगा सर, हमने थायरोकेयर का बात किया था फुस में, राइट। आज नारायणा हृदयालय के नंबर्स इतने खराब आ सकेंगे मैंने सोचा नहीं था। सेल्स 50% नीचे थी, एबिटा लॉस 91 करोड़ का किया, कंप्यूटर प्रॉफिट ऑफ 100 करोड़, नेट लॉस 120 करोड़ का किया। अगेन 46 टाइम्स पे ट्रेड करता है। बट ये क्वार्टर बहुत ही खराब रहा है कुछ डोमेस्टिक कंपनीज के लिए, जो हम डायग्नोस्टिक कंपनीज के लिए बोल सकते हैं। सर अगेन मैं बोलूंगा, एक ट्रेंड में मत बहिए। होता क्या है कि सब अगर चढ़ना चाहेंगे तो केमिकल सब कंपनीज में मत जाइए। जैसे बंसाली इंजीनियर्स, एक टाइम पे मुझे पता है कि एक ऐसी कंपनी थी, लोग कसम खाते थे। आप उसके नंबर्स बहुत टाइम से खराब ही आ रहे हैं। इस बार एबिटा लॉस किया उसने, कंप्यूटर प्रॉफिट, सेल्स 70% नीचे थी। आपके शो पे बार बार बोल रहे हैं कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज के नंबर्स बहुत खराब आ रहे हैं इस बार। कोई भी लगा लीजिए, महिंद्रा सीआई, सुंदरम फास्टनेस, कोई भी। 11 मोटर्स के नंबर फुस थे इस बार। सेल्स 65% नीचे थी, एबिटा लॉस 3 करोड़ का वर्सेस अ प्रॉफिट ऑफ 19 करोड़। और एक कंपनी है सर जो बहुत पीएमएस और बहुत अच्छे इन्वेस्टर्स लेके बैठे, बट इसके नंबर्स कभी आ ही नहीं रहे हैं, और अच्छे ग्रुप से है, सेंचुरी एन का। उसका सेल्स 375 करोड़ से 100 करोड़ हो गया है इस बार। एबिटा लॉस 31 करोड़ का किया है, कंपेयर टू प्रॉफिट ऑफ 36 करोड़। 4 टाइम पे ट्रेड करता है, बहुत सस्ता स्टॉक है, और है बहुत टाइम से बहुत सस्ता स्टॉक है, बट नंबर्स कभी आ नहीं रहे हैं। तो ये मैं इस कैटेगरी में फुस डालूंगा सर इसको। ओके, तो ये है आपके लिए रिजल्ट्स का पूरा विश्लेषण। बहुत बहुत शुक्रिया वरिंदर इन तमाम रिजल्ट्स पर अपनी राय और पूरा विश्लेषण देने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है पिक ऑफ द डे का। गुड मॉर्निंग वागले साहब, करिए शुभ शुरुआत। बताइए सर, बाय सेल नोटा। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। मैं बाई करूंगा। स्टॉक वही है, टाटा कंज्यूमर, जो हमने कल जाते जाते आधे एक घंटे में बात की थी, अराउंड 447 448। मेरा 456 57 का कल का ही एक्सपेक्टेशन था, जो नहीं हुआ। कल रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स कैसे आए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बाय करूंगा 453 के ऊपर। अगर 453 के पार निकलेगा तो ये अच्छे रिजल्ट डिस्काउंट करता होगा, और 453 के ऊपर अब बाय करेंगे। 448 के स्टॉप लॉस है। मुझे एक 15 रुपए की मूव ऑन द अपसाइड दिखती है, जो कि 3 से 4% ट्रेडिंग मूव है, जो आज और कल में आनी चाहिए। बिल्कुल, आप रिजल्ट के लिहाज से निश्चिंत होकर खरीद सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं टाटा कंज्यूमर ने, तो उस लिहाज से इनफैक्ट टाटा कंज्यूमर, गोदरेज कंज्यूमर, दोनों ही कंजम्पशन से जुड़ी कंपनियों के रिजल्ट्स बहुत ही दमदार आए हैं, चिंता न करें। आइए सुमित जी बताइए आपका पिक ऑफ द डे। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी, मार्केट्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम मेंटेन है। कल लोअर लेवल से बहुत बढ़िया और बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिला है, तो यहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेटल स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जिंदल स्टील काउंटर यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिंदल स्टील में यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, और लास्ट 2-3 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से अच्छा अपसाइड मूव भी दिखाया है। जिंदल स्टील में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में 200 रुपए और 210 रुपए तक का अपसाइड मूव जिंदल स्टील में देखने को मिल सकता है। नीचे में 190 से 194 के बीच में खरीदारी करें। 185 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 185 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 200 से 210 के टारगेट्स के लिए। ओके, 200-210 के टारगेट के लिए खरीदारी। और आज जेएसपीएल पर दो बड़ी दमदार रिपोर्ट आई है। एक क्रेडिट स्विस की रिपोर्ट है, जिन्होंने अपनी टॉप प्रिफर्ड पिक मेटल स्पेस में स्टील में जेएसपीएल और टाटा स्टील को रखा है। मॉर्गन स्टैनली ने 215 के टारगेट के साथ आज यहाँ पर जेएसपीएल पर भी अपनी रिपोर्ट दी है। शुभम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे क्या है, कुछ ऑप्शंस? बिल्कुल अनिल जी, गुड मॉर्निंग आपको पहले। और ऑप्शन का ही ट्रेड है, तो आज का जो स्टॉक होगा वो होगा मैरिको,
और मैरिको में अगर हम देखें और पूरे अगर स्पेस में देखें तो सिमिलर मूव ब्रिटानिया में भी है, और अगर मैरिको को हम देखें तो वहाँ पे भी एक कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर्म हुआ है। पिछले कुछ समय से हमने देखा है डेरिवेटिव डेटा में कि लॉन्ग कंटिन्यूसली बिल्ट हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इन सारे स्टॉक्स में एक अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखना चाहिए। तो स्पेशली मैरिको पे मेरा आज ट्रेड है, तो मुझे लगता है कि 380 का स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है जो 7 रुपये पे क्लोज हुआ था उसको खरीद के चले। यहाँ पे पहला टारगेट होगा 10 रुपये का, दूसरा टारगेट होगा 11 रुपये का, और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 5 रुपये पे। तो मैरिको आज मेरा बेट होगा लॉन्ग साइड। ओके, मेरिको में पुट ऑप्शन के जरिए खरीदारी कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की राय है शुभम जी की तरफ से। यहाँ पर आप कर सकते हैं तेजी, ये है शुभम जी की राय। 380 रुपये वाला कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, लगभग 7 रुपये के आसपास ये खरीदा जा सकता है। आइए कुणाल जी से पूछते हैं उनकी पिक। कुणाल जी, गुड मॉर्निंग सर। अनिल जी देखिए, रोजाना मैं आपको गुड मॉर्निंग करता हूं और आप मुझे करते हैं अनिल जी, लेकिन आज गुड मॉर्निंग नहीं है अनिल जी, आज जय श्री राम है। तो आपको मेरी तरफ से अनिल जी और सारे दर्शकों को भी जय श्री राम अनिल जी। आज क्या बात है, आपको भी और सारे दर्शकों को, पूरे देश और दुनिया को, हम सब की तरफ से, जी बिजनेस के सारे एक्सपर्ट्स के पैनल की तरफ से, दर्शकों की तरफ से जय श्री राम। बिल्कुल आज का ऐतिहासिक दिन है और ये आपने दिल प्रफुल्लित कर दिया, ये बात करके मजा आ गया। जय श्री राम आपको भी। अनिल जी देखिए, जो स्टॉक मैंने आज चुना है ये है कैडिला हेल्थ केयर। इसमें अनिल जी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, वीकली चार्ट पर बड़ा ब्रेकआउट है, और मुझे कल इसमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम जब बाजार बंद हो रहा था उस समय आते हुए दिखा। तो मुझे लगता है अनिल जी कैडिला हेल्थ केयर को इन स्तरों पर बाय करना चाहिए। यहाँ पर 393 रुपये पर 393 पर एक स्टॉप लॉस रखे हैं। मेरा टारगेट 435 रुपये का है, तो 435 के टारगेट के लिए कैडिला हेल्थ केयर में आज मेरी खरीदारी कराए। ओके, तो कैडिला में करें खरीदारी। गुड मॉर्निंग बंसल जी, आपका क्या इरादा है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी देखिए, इरादा खरीदारी का है और ये मैं सोचेगा कि कल पिक ऑफ द डे दिया था तो आज भी वही दे रहा हूँ। अनिल जी बहुत मेहनत करी बट उससे बेहतर पैटर्न नहीं मिला अनिल जी। स्टॉक वही अदानी इंटरप्राइजेज है, थोड़ा सा चेंज करा है लेवल्स में। कल जो स्टॉप लॉस दिया था 179 का दिया था, स्टॉप लॉस को थोड़ा सा डाउनवर्ड रिवाइज करा है। 175 का स्टॉप लॉस है, 190 और 196 के टारगेट के लिए अदानी इंटरप्राइजेज को खरीदने की राय है। नहीं बंसल जी, आपकी मेहनत और आपकी लगन पे कभी कोई शक नहीं है। ये तो आपको पता है कि आपके प्रति जो मेरा प्यार है ना, वो मैं इसी तरह से जताता हूँ। आपकी कभी थोड़ी बहुत टांग खींच के, थोड़ी बहुत आपके साथ नोक जोक करके, थोड़ी मस्ती करके, और सबसे बड़ी बात ये मैं आपके साथ सबसे ज़्यादा इसलिए भी करता हूँ क्योंकि आप कभी मेरी बात का कभी बुरा नहीं मानते। वैसे तो कोई भी नहीं मानता, लेकिन फिर भी आपके साथ विशेष स्नेह इसी वजह से है कि आप मुस्कुराते हुए सारी चीज़ों को झेल जाते हैं और वापस से जवाब भी देते हैं, तो इसलिए आनंद ज़्यादा आता है। तो बिल्कुल आपकी मेहनत पे कभी और लगन पे कोई शक रहा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2.5 साल से तो मैं बहुत क्लोजली देख रहा हूँ और वो मज़ा भी आ रहा है आपके साथ में। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, अभी आपने जिस दिन राखी का उत्सव था अनिल जी, उस दिन मेरे वो कुर्ते को लेके कॉम्प्लीमेंट दिया था। तो अनिल जी वो कॉम्प्लीमेंट मेरे पूरे परिवार, मेरे गांव तक पहुंच गया। मतलब कि हर जगह से मेरी फैमिली को मुझको व्हाट्सएप आए कि कौन से कलर का कुर्ता पहना था अनिल जी। वो मैं उसके फोटो के व्हाट्सएप भेज के मैं थक चुका हूँ अनिल जी। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। आइए हिमांशु जी से पूछते हैं उनका पिक ऑफ द डे। हिमांशु जी बताइए, आप क्या खरीदेंगे या बेचेंगे आज के लिए? गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज के सेशन में सर मैं लीडर के साथ ही जाना चाहूँगा। कल जिस तरह से एक तरफा बाजार में जो तेज़ी थी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से थी, और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि कुछ दिनों की मामूली एक गिरावट के बाद कल हमने देखा कि स्ट्रांगली एक तरफा बुल्स के स्ट्रॉन्ग कंट्रोल में था, और एक तरफा किसी इनफैक्ट दिन के पूरे कारोबार में कोई 1 घंटे में भी यहाँ पर कोई गिरावट की कैंडल बनते हुए नजर नहीं आई। तो मुझे लगता है रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ से आज या कल के सेशन में नए हाइज बनाता हुआ नजर आएगा। तो मेरी आज के लिए पिक ऑफ द डे रहेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2220 और 2250 तक के टारगेट्स मुझे लगता है आज और कल तक के सेशन में देखने को मिलेंगे। 2120 रुपए का नीचे का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, 2150 के आसपास करें खरीदारी। 2120 का स्टॉप लॉस, 2220 2250 के टारगेट के लिए। आइए अविनाश जी का करते हैं स्वागत। सर गुड मॉर्निंग। आपकी लिस्ट में पक्का तौर पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन वाले स्टॉक होंगे, ऐसा पता नहीं, मुझे फीलिंग आ रही है। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे क्या है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी 2 स्टॉक्स आज मैं कहना चाहूँगा अगर आपकी परमिशन है।
पहला प्लीज स्टॉक सर। अनिल जी फार्मा स्पेस में एक मिड कैप कंपनी है जिसका नाम है मार्क्सन फार्मा। कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर दिखाए और मार्च के क्वार्टर के बाद लगातार ये कंपनी छोटे बेस पे बहुत ही बेहतरीन मार्जिन भी मेंटेन कर रही है। इनफैक्ट प्रॉफिट मार्जिन नेट लेवल पे करीबन 15% है। हमको लग रहा है कि करीबन 4.5-5 रुपए की अर्निंग करंट ईयर में आने की एक्सपेक्टेशन रहेगी और यहाँ पे हमको लग रहा है 60 रुपए का टारगेट प्राइस करीबन 6 से 12 महीने में पॉसिबल है। तो ये डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट पिक रहेगा मिड कैप स्पेस में। और दूसरा शेयर अनिल जी जो है वो पीआई इंडस्ट्रीज है। बहुत ही दमदार नंबर आ गए हैं, 40% की टॉप लाइन ग्रोथ, 50% की बॉटम लाइन ग्रोथ और कंपनी ने मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी अच्छी दी है। हमको लग रहा है कि 1800 रुपए का शेयर अभी चल रहा है, यहाँ से भी अच्छी खासी बढ़त पॉसिबल है और करीबन 2050 2100 का टारगेट प्राइस लेके इसको साल भर के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहिए। तो ये दोनों पिक्स मेरे साइड से। ओके, और दोनों ही बहुत ही बेहतरीन कंपनियां, बेहतरीन परफॉर्मेंस। और मालामाल वीकली के फर्स्ट एडिशन में मुझे याद है मार्क्सन्स फार्मा हमने तब दिया था, हमने कहा था कि अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जो इनको फाइलिंग्स हो रही है, जो अप्रूवल मिल रही है, तो ब्रिटेन के बाद, इंग्लैंड के बाद वहाँ से जो कारोबार बढ़ेगा उसका असर आपको आते हुए नजर आएगा। और वो अब रिजल्ट में आना शुरू हो चुका है 2 या 3 तिमाहियों के बाद। तो तगड़े रिजल्ट्स के बाद मार्क्सन्स फार्मा और पीआई इंडस्ट्री दोनों ने ही कल बाजार बंद होने के बाद बेहद शानदार नतीजे पेश किए। आइए अब कुछ और स्टॉक्स पर फोकस करते हैं और उनमें से एक आपका हमेशा फेवरेट रहा अविनाश जी, वो है एक्सिस बैंक। क्यूआईपी की प्राइस मार्केट प्राइस से ऊपर 10,000 करोड़ का क्यूआईपी और लोगों का रेस्पॉन्स जबरदस्त आ रहा है इन्वेस्टर्स का। क्या कितना बढ़ सकता है स्टॉक, क्या करना चाहिए, बताएं सर। अनिल जी ये मेरे लिए क्वेश्चन अविनाश जी आपके लिए सवाल। जी सर, जी सर। मुझे लग रहा है कि अनिल जी एक्सिस बैंक में पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। हमको लग रहा है कि हालांकि प्राइसिंग में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है आने वाले 6 से 12 महीने में एक्सिस बैंक की एसेट क्वालिटी ऑलरेडी अच्छी खासी हो गई है, मोरेटोरियम भी नीचे आ गए हैं और होपफुली सेकंड हाफ जो होगा FY21 का वो फर्स्ट हाफ के मुकाबले में बहुत ही दमदार रहेगा। मुझे लग रहा है कि होपफुली अगर दिसंबर तक वैक्सीन आती है तो इसका जो इफेक्ट होगा पूरे मार्केट पे और बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस पे, वहाँ पे पॉजिटिविटी आएगी और एक्सिस बैंक डेफिनेटली हमको लग रहा है कि ये एक अच्छा पोर्टफोलियो पिक है। यहाँ से भी एक अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है। हालांकि स्टॉक ने हाल ही में कोई अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया नहीं है, लेकिन 6 से 12 महीने की अवधि के लिए ये खरीदने लायक। ओके, 6 से 12 महीने की अवधि के लिए खरीदने लायक है एक्सिस बैंक, यहाँ पर नजर रखिए। सुमित जी, मेटल स्टॉक्स पर कल हमने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा। स्टील अथॉरिटी पर आपकी कोई राय? जुलाई की बिक्री के आंकड़े आए हैं और अच्छे आंकड़े आए हैं जहां तक अपडेट का सवाल, बल्कि अगर हम देखें तो बिक्री में लगभग 50% की बढ़त यहाँ पर आई है। सेल पर पॉजिटिविटी देख रहे हैं, चार्ट स्ट्रक्चर क्या बता रहे हैं सुमित जी? बिल्कुल यस दीपांशु, खरीदारी करने की सलाह रहेगी सेल के ऊपर। पिछले 20 दिनों में स्टॉक ने कंसोलिडेट किया है। स्टॉक ने जो रेंज दिखाई है 32 रुपया नीचे में और ऊपर के अंदर 36 रुपया। इस बारी 36 रुपए का लेवल सेल ब्रेक करेगा और ऊपर में 38 रुपए से लेकर 40 रुपए तक का मूव दिखाएगा। तो सेल के अंदर जिन्होंने भी पोजीशंस बना रखी है वो पोजीशंस को होल्ड करें और फ्रेश खरीदारी का ट्रेड सीएमपी पे लेने का सलाह रहेगा मार्केट खुलने के साथ। और आने वाले दिनों में ये स्टॉक ऊपर में 36 रुपए का लेवल तोड़ना चाहिए और 38 से 40 रुपए तक का अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। तो इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा।